हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th सेकेंड चैप्टर अ लेटर टू गॉड, आई मीन टू से सॉरी। सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप गाइस कि सभी बच्चा पार्टी बहुत 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 अच्छी होगी। आज हम लोग इस क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 10th नेल्सन मंडेला के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की, इंक्लूडिंग इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट एज वेल एज इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। तो मैं आज इसी वीडियो में सब कुछ कवर करवाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। चलिए आंसर देखते हैं। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पीथिएटर। देखिए जो सेरेमनी होने वाली थी वो कहाँ रखी गई थी, एम्पीथिएटर, सैंडस्टोन के एम्पीथिएटर में रखी गई थी। इट वाज फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। Building made of sandstone in India are the Red Fort, Jama Masjid and Parliament House। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो किसके लिए फॉर्म थी, जो नेल्सन मंडेला जी के यहाँ पर, मतलब नेल्सन मंडेला का जो सेरेमनी होने वाली थी जिसमें वो शपथ ग्रहण करने वाले थे, वो एक फॉर्म्ड यूनियन बिल्डिंग है जो कि प्रिटोरिया में है। ठीक है, एक बहुत बड़ा एम्पीथिएटर। और आई थिंक मैंने जब इस चैप्टर को आप लोगों को पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताई थी ये चीज़। ठीक है, अब इन्होंने ये भी बोला है कि आपको ऐसी पब्लिक बिल्डिंग का नाम बताना जो इंडिया में है और जो किससे बनी हुई है, सैंडस्टोन से। ओके, तो सबसे पहले तो हमने लिखा है यहाँ पर, देखिए, रेड फोर्ट, जमा मस्जिद और इसके बाद पार्लियामेंट हाउस। ये जो तीन बिल्डिंग्स हैं ये सैंडस्टोन की बनी हुई है। ठीक है, तो इंडिया की बात कर रहे थे तो इंडिया की बात हमने बता दी कि ये तीन जो है, अब इन तीनों को लिख सकते हैं। कैन यू नेम लिखा है तो आप एक भी लिख सकते हैं, दो या तीन का उन्होंने नहीं बोला है। ओके, चलिए सेकेंड नंबर की बात कर लेते हैं बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कैन यू से हाउ 10 May इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। बहुत सिंपल बात पूछिए कि क्या आप ऐसा कह सकते हैं, कैन यू से कह सकते हैं कैसा, कि 10 मई कैसे साउथ अफ्रीका के लिए ऑटम डे है, पतझड़ वाला दिन। ठीक है, आंसर देखें। आंसर लिखा हुआ है कि इट इज बिकॉज ऑफ वेदर एंड द dawning ऑफ फ्रीडम आफ्टर अबाउट 300 ईयर ऑफ द वाइट रूल। इट इज एन इम्पोर्टेंट डे इन साउथ अफ्रीका। देखिए 10 मई एक पतझड़, मतलब पतझड़ वाला दिन है। ये ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि पहली बात तो ये कि ये दिन 300 साल, भाई एक पीढ़ी खत्म हो जाए, है कि नहीं। 100 साल से ज़्यादा तो हम जी नहीं सकते हैं, मतलब कोई 85 साल में मर गया, कोई 75 ईयर्स में मर गया है, तो कम से कम 3 पीढ़ी खत्म हुई होगी काले लोगों की, जब जाकर ये दिन आया था साउथ अफ्रीका में। मतलब सोचो 300 साल से वाइट सुपरमेसी चल रही थी साउथ अफ्रीका में और इतने दिन के बाद ये दिन आया, तो भाई वो तो एक अलग ही दिन था, है ना। और इस टाइम पर ये भी था कि जो वेदर था बहुत ही अलग था, क्योंकि मई के टाइम पे आपको पता है कि वेदर कैसा होता है, बहुत ही अलग ही मौसम होता है। और ये जो फ्रीडम है बड़े दिनों में आई थी, बड़े क्या 300 साल, तो 3 दशक के बाद ये आई थी। 3 दशक नहीं, वो भी कम है, 30 साल हुआ है। 300 साल के बाद आई थी, तो ऑफकोर्स ये उनके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 3 देखें गाइस। At the beginning of his speech, Mandela mentioned an extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? देखिए यहाँ पर बोला है कि उन्होंने अपनी शुरुआती स्पीच में क्या बोला था, और जो मंडेला जी थे उन्होंने मेंशन किया था एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक ऐसी आपदा जो असाधारण व्यक्ति, मतलब
एक असाधारण व्यक्ति ये आपदा को सहन कर सकता है, ऐसा उन्होंने क्या बोला था और ऐसा उन्होंने क्यों बोला था, इसका मीनिंग क्या था, है ना। एंड व्हाट इज़ द ग्लोरियस एंड ऑफ कोर्स उन्होंने ह्यूमन अचीवमेंट के बारे में बोला था। एंड ही स्पीक्स ऑफ द एंड, और उन्होंने लास्ट में क्या बोला था। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा फटाफट करते हैं, वीडियो लॉन्ग ना हो और आपकी सारी चीज़ें जो हैं इस वीडियो में मैं कवर करवा दूँ। और देखो फाइनल एग्जाम में भी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और जो फाइनल एग्जाम में तो ये इम्पोर्टेंट है ही है। आपकी जो हाफ ईयरली जो है आ रही है ना, उसमें भी इससे आउट ऑफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके, भले ही आपकी मैम कितनी कुछ करके बना दे, नहीं आएंगे। तो ध्यान से पढ़ना, है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर वाई दिस मंडेला मीन्स द वाइट रूल इन साउथ अफ्रीका ओवर द ब्लैक। देखिए, एक्स्ट्रा ह्यूमन डिजास्टर वाई दिस मंडेला मीन्स, उनका इसका ये जो कहने का मतलब था ना, है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, इसका मीनिंग ये था कि अब वाइट रूल जो है साउथ अफ्रीका का वो खत्म हो चुका है काले लोगों के ऊपर से। मतलब ये था, मतलब ये भी था, इट लास्टेड वेरी लॉन्ग, इट वॉज रियली अ डिजास्टर ऑफ वाइट मैन रूलिंग ओवर द ब्लैक्स। ये कोई आपदा से कम नहीं था कि गोरे लोगों ने काले लोगों पर जो रूलिंग चलाया है, जो क्रूअल बिहेवियर रहा है उन लोगों का, इट जस्ट लाइक अ डिजास्टर। उनका मीनिंग ये था कि ये एक आपदा से कम नहीं था। एट द एंड ही से ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, उन्होंने एट द लास्ट क्या बोला था, ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। इसका मीनिंग विच मीन्स गेटिंग पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस फ्रॉम द वाइट रूल बाय द ब्लैक। तो इसका मीनिंग यही है कि जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, मतलब यहाँ पर अब आपको मैं बता दूं कि 300 साल के बाद जो है फाइनली, मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक ऐसा चुनाव हुआ था जो ऐसा नहीं था कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं वो था, बिल्कुल नहीं, तब जाकर तो मंडेला जी जीते हैं। तो अब फाइनली वाइट रूलों का जो है वाइट लोगों का ब्लैक लोगों पर से जो रूल्स चल रहा था वो ख़त्म हो चुका था फाइनली। तो उन्होंने यही बोला था कि ये एक बहुत बड़ी ह्यूमन अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ी लाइक विजय है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने 300 साल से ये सब सहा है, और सहते सहते ही चले गए बेचारे, मतलब शुरू से हुए फिर कैसा दिन रहा होगा उन लोगों के लिए। वॉट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर, मतलब यहाँ पर मंडेला जी कह रहे हैं इंटरनेशनल लीडर्स को थैंक यू बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, वो हम देखेंगे। मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स, किस लिए बोल रहे हैं, फॉर द कमिंग टू टेक पोजिशंस विद द नेटिव पीपल। इसको एक बार ध्यान से चेक कर लेना अगर मैंने थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम किया होगा तो। नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, ही सेज इट इज़ कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। वो इसलिए कह रहे थे कि उन्होंने जो चीज़ें सही हैं साउथ अफ्रीका में, जो चीज़ें सही हैं वो उसके लिए धन्यवाद कह रहे हैं। शायद वो लोग नहीं होते तो शायद आज मतलब ये विक्ट्री नहीं होती, और वो कहते हैं कि ये एक कॉमन विक्ट्री है जस्टिस की, न्याय की, शांति की और ह्यूमन डिग्निटी की, ठीक है, इंसानियत की। तो ये उन्होंने बोला है। He sets out of the ideals of liberating his people from various bondages. These were poverty, deprivation, suffering, gender and other discriminations. ये इसका नहीं है यार, ये तो इतना ही है, यहीं तक खत्म हो जाता है डिग्निटी से, आप यहीं तक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आगे देखें आप फर्स्ट, ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, पहले मैंने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में बताए थे, ओके। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई। सो मिलिट्री जनरल्स डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज, दे सैल्यूटेड मंडेला एंड प्लेस देयर लॉयल्टी। देखिए क्या हुआ, जो मिलिट्री जनरल्स हैं वो क्या करते हैं, एंड उनका एटीट्यूड मतलब एक आप लोगों को शायद
आई थिंक पता हो तो अच्छी बात है, लेकिन एटीट्यूड मतलब घमंड नहीं होता है। एटीट्यूड इट जस्ट लाइक अ बिहेवियर, ओके, मतलब एक अपना व्यवहार जो हम मेंटेन करके रखते हैं ना कि हाँ इसका बिहेवियर ऐसा है, वो कम बोलता है, वो ज़्यादा बोलता है, उसका बोलने का तरीका ये है, वो लाउडली बोलता है, वो स्लोली बोलता है, लाइक दिस। तो ये एक बिहेवियर होता है, ठीक है। तो उनका जो एटीट्यूड था वो कैसे चेंज हुआ, उनका जो बिहेवियर था, उनका जो व्यक्तित्व था वो कैसे चेंज हुआ और क्यों हुआ, चलिए देखते हैं। मिलिट्री जनरल्स डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज, है ना, दिस सल्यूटेड मंडेला एंड प्लेसेस देयर लॉयल्टी। वो क्या करते हैं, पहले तो मंडेला जी को सल्यूट करते हैं और शपथ खाकर उनकी लॉयल्टी प्रूव करते हैं। उनकी क्या लॉयल्टी, लाइक कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि ईमानदारी, निष्ठा, कि यार भाई हम आपके प्रति लॉयल रहेंगे, आपके प्रति वफादार रहेंगे, है ना। देयर एटीट्यूड हैड चेंज्ड, उनका एटीट्यूड पूरी तरह से बदल चुका है। इंस्टेड ऑफ अरेस्टिंग ब्लैक्स नाउ दे वर सल्यूटिंग दैम। यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, यहाँ पर ये लिखा आ रहा है कि बजाय इसके कि वो उन लोगों को अरेस्ट करे, गिरफ्तार करे, बजाय इसके वो क्या कर रहे थे, उनको सल्यूट कर रहे थे। देयर एटीट्यूड चेंज्ड बिकॉज नाउ ब्लैक वर इंडिपेंडेंट लाइक दैट। उनका एटीट्यूड इसलिए भी चेंज हो गया था क्योंकि अब ब्लैक जो लोग थे ना, काले लोग, नाउ वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुके थे जैसे वो लोग थे। मतलब जैसे वो लोग स्वतंत्र थे अपनी चीज़ों के लिए, अपने हर एक फैसले के लिए, अब काले लोग भी वैसे ही स्वतंत्र हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वाई वर टू नेशनल एंथम्स संग। आपको ये क्वेश्चन आने का पूरा चांस है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, इसको ध्यान से समझना, मैं समझा रही हूँ। तो आपको इसमें पूछा जा रहा है, इसमें ये पूछा जा रहा है कि बाय दो नेशनल एंथम, दो राष्ट्रगान एक साथ क्यों बजे थे साउथ अफ्रीका में 10 मई को। तो टू नेशनल एंथम वर sung as there were two communities races, one over of the white and the other of the blacks. Secondly, the anthem of the white was the anthem of the old republic. चलिए मैं आपको इसका आंसर समझाती हूँ बच्चा। देखिए, जो दो नेशनल एंथम बज रही थी वो इसलिए बज रही थी बिकॉज वहाँ पर दो रेसिस के लोग खड़े थे, एक तो काले लोग और दो जो दूसरी तरफ थे वो गोरे लोग, ठीक है। काले लोगों ने वैसा नहीं किया जैसे गोरे लोगों ने किया था। कैसा नहीं किया, देखिए, जो वन ओवर ऑफ द वाइट, जो एक नेशनल एंथम बज रही थी वो गोरे लोगों के लिए बज रही थी। वो चाहते तो सिर्फ काले लोगों के लिए, जैसे पहले वाइट सुपरमेसी थी तो सिर्फ वाइट लोगों का ही एंथम बजता था, ब्लैक लोगों के लिए कोई एंथम नहीं था, ओके। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि एक जो है वाइट लोगों का एंथम बज रहा था, दूसरा जो था ब्लैक लोगों का एंथम बज रहा था। और जो सेकेंडली बज रहा था, सुनना ध्यान से, सेकेंडली द एंथम ऑफ द वाइट्स वाज द एंथम ऑफ द ओल्ड रिपब्लिक। जो पहले का मतलब गणतंत्र था उसके लिए वो एंथम बजता था, इसीलिए उन्होंने बजाया वो वाला जो कि वाइट लोग बजाते थे, ओके, उनके लिए। Okay, question number 3. How does Mandela describe the system of government in his country in the first decade, in the final decade of the 20th century? चलिए देखिए, बोला जा रहा है in the first decade of the 20th century, the white of the South Africa passed up their difference. They built a system of racial domination against the black people. एक मिनट रुकना यार, मैं गलत जगह पे हूँ, नीचे आ जाती हूँ थोड़ा सा। ऑफ देयर अब देयर डिफरेंसेस। चलिए एक मिनट रुकिएगा। फर्स्ट का आंसर ये है, पहला तो क्वेश्चन सुनना ध्यान से। गवर्नमेंट उनने अपने कंट्री की, देश की गवर्नमेंट को कैसे, उस सिस्टम को कैसे डिस्क्राइब किया, ये बताना है मंडेला जी के अकॉर्डिंग। तो पहले फर्स्ट डिकेड में, सेकेंड डिकेड में एंड अब फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। तो फर्स्ट ये है कि इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, फर्स्ट दशक में क्या हुआ था, जो वाइट ऑफ साउथ अफ्रीका थे उन्होंने पैस्ड अप कर रहे थे उनके डिफरेंसेस के बीच में, एंड दे बुल्ट अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक पीपल ऑफ देयर ओन कंट्री। देखो, सबसे पहले तो उन्होंने पैस्ड अप किया अपने कि भाई हम तुमसे ज़्यादा आगे हैं, लाइक दिस, और उन्होंने अपना एक
सिस्टम बिल्ड किया, एक सिस्टम बनाया जिसमें उन्होंने क्या किया, रेशियल डोमिनेशंस अगेंस्ट, मतलब ब्लैक पीपल के मतलब उन्होंने ऐसा कहा, ब्लैक पीपल ऑफ देयर ओन कंट्री, उन्होंने क्या किया, ब्लैक लोगों के अगेंस्ट एक रेशियल डोमिनेशन बनाया, मतलब कि हम इन पर अत्याचार करेंगे, इन पे हम डोमिनेटिंग करेंगे, इनको बहुत परेशान करेंगे क्योंकि ये लोग काले हैं, हम लोग गोरे हैं, तो हम लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है इन लोगों को परेशान करना। सो इन द लास्ट डिकेड देयर सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, और दूसरी दशक में मतलब फाइनल डिकेड्स में 20th सेंचुरी के फाइनल डिकेड में क्या हुआ, मतलब 1979 89 ऐसे कुछ के बीच में ये हुआ कि उनका सिस्टम जो है पूरी तरह से ओवरटर्न हो चुका था, हट गया था। इट वाज रिप्लेस्ड बाय ब्लैक, और ये किसके द्वारा रिप्लेस किया गया, काले लोगों के द्वारा। इट रिकॉग्नाइज द राइट एंड, ये रिकॉग्नाइज्ड हुआ फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर स्किन कलर। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ये काले लोगों के द्वारा रिप्लेस्ड हो गया, और ये रिकॉग्नाइज्ड हुआ गाइस कि सभी लोगों को फ्रीडम, सब लोगों को स्वतंत्र रहने की और अपने अधिकारों को अपने तरीके से चलाने की फुल आज़ादी है। उनके कलर के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उनके कलर के अकॉर्डिंग ऐसा करें कि एक दूसरे पे शासन करें। ओके, वॉट डज करेज मीन टू मंडेला, आपको बताना है कि करेज का मीनिंग क्या है मंडेला जी के अकॉर्डिंग। ओके, वाई द करेज मंडेला मीन्स नॉट द absence of the fear but the ट्रियम्फ या ओवर इट। साहस से मंडेला का अर्थ भय की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि उसके ऊपर विजय है। पता चला, हिंदी को भी अगर हिंदी तरह पढ़ो ना तब भी नहीं समझ में आती है, मैं समझाती हूँ आप लोगों को। साहस का मतलब ये नहीं है कि भय ना हो, भय मतलब है ही नहीं तो फिर साहस कैसा। जैसे मैंने कहा कि मुझे किसी चीज़ का भय ही नहीं है तो फिर साहस किस बात का है, जब तुम्हें डर ही नहीं है किसी चीज़ का, है ना, बल्कि उसके ऊपर विजय है। एक कहने का मतलब ये है कि अगर हमें किसी चीज़ से भय ही नहीं है, हमारे आसपास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें भयभीत कर सके, तो हमें हमारा साहस कोई मतलब का नहीं, हमारा करेज कोई मतलब का नहीं। लेकिन अगर हमारे पास कोई डर है और उस पर हमने विजय प्राप्त कर ली है तो वो एक्चुअल में करेज है कि हाँ, मुझे इस चीज़ से डर लगता था, इस चीज़ से मुझे फोबिया है, बट मैं इससे ओवरटर्न हो चुकी हूँ। ओके, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही मंडेला जी का मीनिंग था। ओके, विच डज ही थिंक्स इज नेचुरल टू लव और टू हेट, वह किसको स्वाभाविक मानते हैं, प्यार करने को या फिर नफरत करने को। देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला जी, क्या चीज़ है जो अपने आप आती है, नेचुरली आती है, लव या फिर आपका हेट। ओके, आंसर देखिए, चलिए, मंडेला थिंक्स that love comes more naturally to the human heart than to hate. So मंडेला जी को ऐसा लगता है कि अपन लोग जो हैं ह्यूमंस हैं, अपन जो लोग हैं उनको क्या होता है, जो लव होता है, प्रेम होता है, स्नेह होता है, वो अपने आप आता है। एक ऐसी चीज़ है जो स्वाभाविक है, जो अपने आप हमारी तरफ खिंची आती है, लेकिन बजाय नफ़रत के, मतलब नफ़रत हमारे अंदर नेचुरली नहीं आती है। ये इसका कोई ना कोई रीज़न होता है, बिना रीज़न के हम किसी से नफ़रत नहीं करते हैं। समझ रहे हो? देखिए, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मेंशन मंडेला, मंडेला ने दो कर्तव्यों का उल्लेख किया है, दो कर्तव्यों के बारे में बताएं तो वो क्या है। Mandela mentioned twin obligation, one obligation to his family, his parents, his wife, children. पहली obligation मतलब पहला जो कर्तव्य है, हाँ, तो यहाँ पर पहला जो है उन्होंने बताया है कि मानव के दो कर्तव्य हैं। मंडेला जी के अकॉर्डिंग हम लोगों के दो कर्तव्य हैं। पहला जो कर्तव्य है, पहला जो ऑब्लिगेशन है, हमारा जो कर्म है, पहला कर्तव्य क्या है उसमें, कि हमें अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों की मतलब प्रति है कि हाँ भाई, इनके प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। सेकेंड ऑब्लिगेशन है टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। और सेकेंड क्या होता है, हमारे देशवासियों के लिए, मतलब हमारे देश के लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे कंट्री के प्रति, हमारे देश के प्रति। दो ऑब्लिगेशन होते हैं हमारे, ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन देखें, व्हाट डिड बीइंग फ्रीडम मीन टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट, एंड हाउ डज ही contrast these transitory freedoms with the basic and honorable freedoms। जो मंडेला जी है, मंडेला का स्वतंत्रता से मतलब क्या था, जब वे बच्चे थे या जब वे छात्र थे, और जब तो किसी तरह का स्वतंत्रता को स्थायी या सम्मानित स्वतंत्रता से विपरीत क्यों बताते थे। उनको ऐसा लगता था कि जो अभी की स्वतंत्रता है वो एक्चुअल की स्वतंत्रता नहीं है। एज अ बॉय मंडेला मीन वाई बीइंग फ्रीडम टू वांडर इन देयर फील्ड मीन हिज हट was to swim at night, to ride the bulls, his potentially hint through the blaze। उनका एज अ बॉय कि एक बच्चा, एक कहने का बच्चे के रूप में उनकी स्वतंत्रता ये थी कि बचपन में झोपड़ियों के पास घूमना है ना, खेतों की जो झोपड़ियां होती हैं उनके आसपास घूमना, तैरना, पूरे गांव में भागना, उन्हें ये आज़ादी लगती थी। ठीक है, रात को जागना, बुल्स के साथ खेलना, बैलों की सवारी करना, उन्हें जो है ये अच्छा लगता था। भुट्टों को भूनना, ये ठीक है। ऑल्सो इट वॉज रोस्ट मील एट नाइट, रात को जो है मीली सॉरी, तो भुट्टों को भूंजना लाइक दिस, ये उनकी पूरी जो है आज़ादी थी एज अ बॉय। इट वॉज टू रीड वॉट ही विश टू रीड एज अ स्टूडेंट। अब यहाँ पर आगे देखना कि छात्र के रूप में मंडेला को देर तक बाहर रहना, he mean to be free to stay out, go where he choose to go। it was also ये क्या लिखा है यार, एक मिनट में हटती हूँ। हाँ, अचीविंग एज अ पर बेसिक ऑनरेबल ऑल्सो फ्रीडम वर द फ्रीडम ऑफ देयर, एक मिनट यहाँ पर है भाई, अब आएगा समझ में। देयर वर द ट्रांजिटोरी फ्रीडम बट द फॉर द पीपल these were to live with the dignity and कहाँ है, इसके बाद क्या है, इसके बाद तो कुछ लिखा ही नहीं आप लोगों ने। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन देखो, उनको ऐसा लगता था कि बॉय के अकॉर्डिंग पूरे गांव में घूमना, भुट्टे भूंजना और रात तक जागना, अपने अपन को जहाँ जाना वहाँ जाना। छात्र के रूप में उन्हें लगता था जो उनके मन में आए बाहर जाना, जो उनके मन में आए वो पढ़ना, जो वो चाहे वो लिखे, जो वो ना चाहे वो ना करे, है ना। और जितनी भी उनकी ज़िंदगी जो है उनको यही सब आज़ादी लगती थी एज अ स्टूडेंट। पर जब क्षणिक आज़ादी थी, कुछ पल की आज़ादी थी, पर मेरे देशवासियों की आज़ादी ही सही मायने में मेरी सम्मान मेरे स्थायी ये जो थी ना मैंने बताई वो अस्थायी थी। लेकिन जो ये अभी बता रहे हैं कि हाँ प्यूपल लोगों के लिए, तो ये एक स्थायी और सम्मानीय आज़ादी थी जो उन लोगों को नहीं मिल पा रही थी, और गौरव भी है, जिससे हम आत्मसम्मान से जी सकें और हर एक चीज वो कर सके जो हम करना चाहते हैं। एक्चुअल में ये है। डज मंडेला थिंक द ऑपरेशन इज फ्री, वाई नॉट। क्या मंडेला जी को लगता है कि ऑपरेशन जो अत्याचार करते हैं वो आजाद होता है? अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं, बताओ। सो मंडेला थिंक्स दैट द ऑपरेशन इज नॉट फ्री लाइक द ऑपरेस्ड, बिकॉज अ पर्सन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज प्रिजन ऑफ हेट्रेड, ही इज लॉक्ड अ प्रीजजेस एंड नैरो माइंडनेस। यहाँ पर देखो, मंडेला जी को ऐसा लगता था कि जो अत्याचार है ना, अत्याचारी भी अत्याचार सहने वाले की तरह ही आज़ाद नहीं होता है। जो व्यक्ति अत्याचार कर रहा है वो भी फ्रीली नहीं है अपने माइंड से। अब क्यों नहीं है? क्योंकि उसने तो पहले तो किसी इंसान की आज़ादी छीन रखी है। वह घृणा का अपराधी है। पहली चीज उसके अंदर ना कहीं ना कहीं नफरत पनप रही है, और वह पहले से ही जो है नफरत की कैद में है, और वो पहले से ही प्रीजजेस उसने पहले से मान के रखा है, जो उसे समझा दिया है उसने खुद समझने की कोशिश नहीं करी, उसने पहले से नैरो माइंडनेस, छोटी सोच के उसमें वो जकड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए 3-4 क्वेश्चन और रहे हैं, फटाफट से कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। वाई डिड लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर अटेंड द इनोग्रेशन? व्हाट डिड इट सिग्निफाई ऑफ द ट्रम्प ऑफ?
देखिए इतनी ज़्यादा संख्या में अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का उद्घाटन समारोह में भाग मतलब क्यों लिया और यह जीत किसका प्रतीक है? चलिए देख लेते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर अटेंड द इनॉग्रेशन टू पे देयर रिस्पेक्ट इट signified the triumph of human freedom and democracy. It also signified द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। देखिए इतनी ज़्यादा संख्या में अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों ने अपनी शुभकामनाएं देने के लिए उद्घाटन समारोह में इसलिए भाग लिया था कि यह समारोह मानवीय स्वतंत्रता और लोकतंत्र विजय का प्रतीक है। मतलब फाइनली जो है डेमोक्रेसी जो है साउथ अफ्रीका में आ गई थी। लोग पूरी तरह से स्वतंत्र थे, तो इसलिए भारी मात्रा में जो है अंतर्राष्ट्रीय लोग वहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय मेहमान, अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स जो है वहाँ पर पधारे थे। एंड यह राजनीतिक स्वतंत्रता के महत्व का प्रतीक था, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर आ रहे थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। What does Mandela mean when he say he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? इस बात से मंडेला का क्या आशय था जब वे कहते थे कि मैं उन सभी अफ्रीकी देशभक्ति का निचोड़ हूँ जो मुझसे पहले से चले गए। मतलब उनके कहने का मतलब पता है क्या था कि मैं उन सबका निचोड़ हूँ। मतलब मेरे अंदर ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों के अंदर है कि सारी चीजें निचोड़ इसलिए क्योंकि वो लोग तो सहते सहते चले गए, उन्होंने लड़ाई भी करी लेकिन उनके सामने हमें जीत नहीं मिली। तो ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था कि मंडेला मीन्स दैट लाइक these African patriots, he also felt that great need of political independence of his country. Like them, he also underwent tortures while the white in his own country. He also fought for the rights of his people, like them. तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है, पहले सुनना बात को। मंडेला का आशय कि इन अफ्रीकन देशभक्तों की तरह ही उसने भी अपने देश की राजनीतिक स्वतंत्रता की जरूरत महसूस की। उन्हीं की तरह उसने भी अंग्रेजों द्वारा अपने ही देश में उत्पीड़ना सही है। वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि जितने लोग हैं, मतलब जितने देश के लोग हैं जो ये चीज़ सहते सहते चले गए, उन्हें भी राजनीतिक स्वतंत्रता मतलब की ज़रूरत महसूस की है उन लोगों ने, है ना। पहली चीज़ ये। सेकंड चीज की, उसने जो अंग्रेजों द्वारा अपने ही देश में जो उत्पीड़ना सही है ना, जो मतलब स्ट्रगल उन लोगों ने किया है, उन्हीं की तरह वह भी देशवासियों के अधिकार के लिए लड़ा है। मतलब वो लोग जो चले गए उन्होंने भी यही किया है, वो लोग भी लड़े। बस ये है कि इन लोगों को जीत मिल गई, फाइनली ये जीत गए, फाइनली इन्होंने डेमोक्रेसी लेकर आए। लेकिन वो ये बोलते हैं कि मैं उन सभी का निचोड़ हूँ, उन सभी के हम लोग निचोड़ हैं जो अभी आप लोग हमें देख रहे हैं। चलिए, क्योंकि उन लोगों ने भी मेरी तरह सब कुछ सहा है। वुड यू एग्री दैट द पाथ ऑफ ऑपरेशन ग्रैंड हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, हाउ मंडेला इल्यूस्ट्रेट दिस, कैन यू ऐड योर ओन एग्जाम्पल टू दिस? ओके, चलिए आंसर देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप मतलब इस बात से सहमत है कि जितना उत्पीड़न होगा उतना ही चरित्र ऊंचा होगा। वैसे ये बात तो बड़ी गहरी है। मंडेला जी इसे विस्तृत रूप से बताते हैं। क्या आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं? यस, इट इज अ फैक्ट दैट मोर, इस चीज को मैं भी मानती हूँ, आई एम एप्रिशिएटेड एंड आई एम ऑल्सो एग्री विद दिस। Yes, it is a fact that more one is oppressed, the more one becomes strong in character. यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जी हाँ, ये सच है, जितना ज़्यादा किसी को उत्पीड़न होती है, किसी को दर्द होता है, उतना ही चरित्र वाला जो है वो बन जाता है, मतलब उतना ही उसका चरित्र जो है उभर के आता है। मंडेला says that the decades of the oppression and brutality produced many patriots like Oliver Tambo's, Walter Sisulu, Chief लुथोलियस ETC। भाई ये इतने गंदे, मतलब सॉरी, आई एम सो सॉरी, गंदे नाम नहीं, मतलब एक ऐसे नाम है जो बहुत ही अटपटे हैं और हमारे यहाँ ये नहीं चलते, तो शायद मेरे को प्रॉब्लम हो रही। सॉरी, मैंने गलती से बोल दिया कि गंदे नाम है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि देखो ये लोग जिनके नाम लिए हैं ना, इन्होंने, एक मिनट यार, यहाँ पर ये बोल रहा है कि
मंडेला कहते हैं कि दशकों के अत्याचार से, क्रूरता से, जितने भी ये लोग बोल रहे हैं ना, ये देखो ताम्बोज, वॉल्टर, सिसुलिस, चीफ लेथुलिस, मैंने यही बोला, और देशभक्त पैदा हुए हैं मेरी इस धरती पर। बहुत ही सिंपल बात बोल रहे हैं। इंडियंस हैड ऑल्सो अंडरगोन द, बोलते हैं कि, आगे सुनना जरा ध्यान से, अपने यहाँ के नाम भी बोले उन्होंने, एक मिनट बोले हैं कि मैनी एग्जाम्पल फ्रॉम माई साइड, मेरी तरफ से महात्मा गांधी, सरदार पटेल, इसके बाद सुभाष चंद्र बोस, इंडियन हैड ऑल्सो अंडरगॉन द सेम कंडीशन बाय द ब्रिटिश। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है भाई हमारी तरफ से भी, मेरी तरफ से, देखिए महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस जैसे अनगिनत उदाहरण, झांसी की रानी, इसके बाद आप ऐसे लोग हैं जिनके नाम हमें शायद याद ना हो, हमें पता नहीं हो, लेकिन उन्होंने हमारे लिए सब करके गए हैं। तो भारतीयों को भी ब्रिटिशों के द्वारा इन्हीं हालातों से गुजरना पड़ा है, तो हम इस चीज को समझ सकते हैं, इस चीज को मतलब हम सहानुभूति तो दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ भी यही हुआ है, हमारे देश में भी यही चीजें हमने फेस करी है। हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद द एज एक्सपीरियंस। चलिए, फर्स्ट मंडेला जी, किस प्रकार मंडेला ने स्वतंत्रता के बारे में विचार, उम्र और अनुभव के साथ बदले हैं, है ना। First, Mandela thought of personal freedom like doing what he liked, but as he grew, he started understanding freedom as individual. He thought of freedom all his own people more important than anything else. तो पहले मंडेला सिर्फ स्वतंत्रता के बारे में सोचते थे, जैसे जो उनको पसंद हो वह करने से कर देने की स्वतंत्रता। मतलब पहले उनको लगता था एज ए स्टूडेंट, एज ए चाइल्ड, पर जब वे बड़े हुए तो उन्हें पता चला, उनको लगा कि स्वतंत्रता अविभाज्य है, किसी भी वस्तु से ज्यादा महत्वपूर्ण है देशवासियों की स्वतंत्रता। बाहर जाना, घूमना, ये स्वतंत्रता नहीं होती है। सब लोग फ्रीडम से रहें, अपने पूरी सम्मान से रहें, ये फ्रीडम होती है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं गाइस। हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। चलिए, तो मंडेला जी ने अपनी स्वतंत्रता की भूख आखिरकार मिठाई ली। चेंज हिम इनटू अ ग्रेट मैन, विजनरी एंड अ respectable leader. He worked day night for it. He underwent physical, mental tortures. He spent many years in prison for obtaining freedom of his own people. देखिए मंडेला ने क्या किया, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, मतलब करने की लालसा में, मतलब एक तरीके से उन्होंने अपने आप को बदल दिया। उन्होंने एक साधारण व्यक्ति से वो एक महान इंसान में कन्वर्ट हो गए। दूरदर्शी सम्मानी नेताओं के मतलब नेता में उन्हें बदल दिया गया। इसे पाने के लिए उन्होंने दिन रात काम किया है। उन्होंने शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से उत्पीड़न सही, दर्द सहाय, टॉर्चर सहाय। उन्होंने अपने देशवासियों की स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत सारे दिन जो है जेल में बिताए, बहुत सारे साल उनके, मतलब कई साल जो है, जिस ईयर शायद उनका आई थिंक ये जो डेमोक्रेसी वाला जो नॉन रेशियल डेमोक्रेसी गवर्नमेंट आई थी, तब भी वो जेल में ही थे। बस कुछ चीज की वजह से वो निकले और फिर उसके बाद उन्हें फ्रीडम मिल गई। फ्रीडम लाइक कि वो कांग्रेस पार्टी से कुछ वोट से जीत गए थे, कुछ नहीं, मैंने आई थिंक आपको पढ़ाया था, मेरे को रिमेम्बर नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी बात है, हमने भी ये सारी चीजें सही है तो हमें पता है। तो अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। ये सारे क्वेश्चंस आंसर जो है इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आप सभी को एक ही वीडियो में कवर करवा दे रही हूँ इनको। वीडियो लॉन्ग हो चुकी है तो मैं इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एक्सट्रैक्ट किसी और वीडियो में ऐड कर दूंगी, लेकिन इसमें इतना ही। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट करते जाइएगा।